इसके बाद अब हम लोग समझेंगे ये जो हमने गॉस लॉ पढ़ा, सीधे सीधे हमने क्या बोल दिया जी, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। क्या मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसका डेरिवेशन प्रूफ है इसका। चलिए देखते हैं। तो ऊपर लिखें आप टॉपिक प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। इसमें क्या होता है, दो तरीके से होगा। एक तो होगा कि जनरल, जैसे कि बोर्ड में पूछा जाता है, और दूसरा होगा सॉलिड एंगल से। तो सॉलिड एंगल से अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि पहले एक बार सब कुछ इसकी आदत लग जाए ना हमें गॉस लॉ की, उसके बाद उसे पढ़ना और अच्छा होता है, आसान होता है। अभी अगर मैंने पहले से ही अगर सॉलिड एंगल बता दिया तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला स्थिति बन जाता है, डरने लगोगे तुम। ठीक है, तो बेटर ये है कि पहले हम क्या करें, इसको सिंपल तरीके से गॉस लॉ को प्रूव कर लें, और फिर क्या करेंगे, सॉलिड एंगल से करेंगे एक दो लेक्चर के बाद। चलो देखते हैं इधर देखो, सभी लोग ध्यान से देखें। हमें क्या करना है, गॉस लॉ को प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे Q, एक चार्ज ले लिया Q, और एक हमने सरफेस यहाँ पर ले लिया, इमेजनरी सरफेस। इमेजनरी सरफेस का मतलब रियलिटी में कोई सरफेस ऐसा है नहीं, एक इमेजनरी सरफेस, और वो कैसा है, स्फेरिकल, इमेजनरी स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ठीक है, अब जरा समझें इसको। चाहे तो आप इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, कैसे, ये चार्ज है ना Q, तो क्या लिखेंगे, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q, और उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट देयर इज एन इमेजनरी सरफेस, और उसके बारे में लिख देंगे स्फेरिकल इमेजनरी सरफेस, स्फेरिकल इमेजनरी सरफेस, सच दैट द चार्ज Q इज एट इट्स सेंटर, सच दैट द चार्ज Q इज एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो अपने मन से लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखें, अब अगर मैं इस चार्ज के कारण इस पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करूं फ्लक्स निकालने के लिए, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। चूंकि ये क्या है जी, स्फेयर है, और ऐसा सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि पूरे स्फेयर के लिए फ्लक्स क्या होगा, गॉस लॉ से नहीं, इंटीग्रेट करके किए थे, याद हो अगर तो। फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट काटेंगे। तो ये जो छोटा सा एरिया का एलिमेंट होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, लोकल नॉर्मल यहाँ का जो होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैंने इसको कह दिया ds वेक्टर। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एलोंग आर होगा, एलोंग आर, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से हो जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, चलिए इधर लिखते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी KQ बाय आर स्क्वायर इनटू वेक्टर आर का कैप। मतलब ये जो वेक्टर है इसको अगर मैं सपोज आर मानता हूँ, आर वेक्टर मानता हूँ, तो बताइए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का कैप, या इसी को लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है भाई, KQ बाय आर स्क्वायर, और क्या होता है वेक्टर आर बाय RQ, याद हो अगर तुम्हें, याद हो। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्या फ्लक्स निकालना है ना, तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, E.ds का इंटीग्रेशन, अच्छा बता दो क्या हो जाएगा, E कितना है अपना, ये है KQ बाय RQ। अच्छा KQ बाय RQ कांस्टेंट नहीं है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R मतलब R का मैग्नीट्यूड वो भी कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे हमें बचेगा R वेक्टर, और डॉट इसमें हमको ds का डॉट करना होगा, ds का डॉट। बताइए ऐसे हो जाएगा, यही सिर्फ अंदर बचेगा ना, बाकी बाहर आ गया। लिमिट की बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ देखो r डॉट ds, ये r डॉट ds जो है ये तो हर एक पॉइंट के लिए, चाहे हम यहाँ पर देखें, यहाँ देखें, कहीं पे भी देखें, इस पूरे स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखें, तो r डॉट ds की अगर बात करें तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो ही होगा। दिख रहा है ना यहाँ पर r और ds के बीच का एंगल कितना है, जीरो है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम r डॉट डी एस को लिख सकते हैं r ds cos 0, या r ds हो जाएगा उसी का वैल्यू, r ds cos 0 मतलब 1 हो गया, तो r ds, तो r ds, तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यू, और ये क्या हो गया भाई आर डी एस। अच्छा ये आर तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आर स्क्वायर हो गया। और बताइए डी एस का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, और ये स्केलर फॉर्म में अब आ गया, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो बताइए क्या हो जाएगा, एरिया इसका 0 से लेकर कहाँ तक भाई, स्फीयर का एरिया बताइए कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक। बोलिए ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नीचे नहीं बचा है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, बताओ कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी एस का इंटीग्रेशन एस, लिमिट पुट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे हम बताओ क्या बोल सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और ये क्यू तो है ही ना, तो 4 पाई कैंसिल। तो बताओ यहाँ आपके क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मिटा देता हूँ, या चलो मैं लाइन डाल देता हूँ, तो ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्या, टोटल फ्लक्स, यही हो गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, यही हो गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, यही हो गया। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि टोटल चार्ज अंदर में कितना है इस सरफेस के, वो क्यू है, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, यही है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। इसी को आप लैंग्वेज में 2-4 लाइन लिख लें ताकि आप बोर्ड में लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हम फिर से प्रूव करेंगे आगे, कब कुछ इसके एप्लीकेशंस आते हैं गॉस लॉ के, वो सब कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से गॉस लॉ पे आएंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, किससे, सॉलिड एंगल से, सॉलिड एंगल यूज करके। सॉलिड एंगल का मैं कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताऊंगा भी, सॉलिड एंगल को, और फिर हम उससे गॉस लॉ को प्रूव भी करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद गॉस लॉ में हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, है ना। तो पहले एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, और आपको बिलीव नहीं होगा ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मानते हुए ही आप इसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है ये, एक स्क्वायर है, और इसका साइड ए दिया हुआ है, और इस स्क्वायर के बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर से जस्ट ऊपर कितना दूर, a/2 डिस्टेंस ऊपर, बोलिए क्या रख दिया गया है, एक चार्ज रख दिया गया है। और हमसे बोला गया है कि इस स्क्वायर प्लेट के लिए फ्लक्स क्या होगा। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बनाने की कोशिश करनी है ना। मैं इसको आगे बनाऊंगा, आप पॉज करके इसको बनाएंगे, है ना। आप इसको पॉज करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। आप पॉज करके उसको बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा सवाल है लेकिन अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इनसे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमसे बोला गया इस सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जा रहा है तब से, कि किसी एक सरफेस का देता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सरफेसेस उसके चारों तरफ बना देते हैं, ताकि वो चार्ज क्या हो जाए, एक क्लोज सरफेस के अंदर में आ जाए, और साथ में जितने भी सरफेसेस हम बाहर से लगाते हैं वो सारे सरफेसेस एक दूसरे के क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में। उस चार्ज के लिए सारे सरफेसेस क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसा सरफेस हम बना लें भाई। तो कैसा सरफेस बना लें, तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह का एक क्यूब बना लिया। उम्मीद है क्यूब सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चार्ज को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ है क्यूब। तो और इस क्यूब में अगर हम देखें ध्यान से, तो बताइए जैसा ये सरफेस है वैसा ही बाकी सारा सरफेस है। किसके लिए, इस चार्ज के लिए।
बिल्कुल उसके सेंटर पे चला गया ना, क्यूब के सेंटर पे चला गया ये चार्ज। तो बाकी जितने सरफेसेस हैं सभी सरफेसेस का फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, सेम सेम होगा, सारे सरफेसेस का फ्लक्स सेम सेम होगा। और पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा, पूरे क्यूब के लिए जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा, बताइए क्यूब के लिए ये कितना हो गया, ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 6 सरफेस है ना और सबके लिए सेम सेम होगा। तो बताइए किसी एक सरफेस के लिए बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन। क्या ये बात क्लियर हुई? ये एनसीईआरटी का सवाल है और अच्छा सवाल इसको माना जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है कई बार सीबीएसई सब में, है ना। तो चलिए इस तरह के सवाल हम लोग अब कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं गॉस लॉ का। सिंपल है, क्वेश्चंस मैं इजी ही दे रहा हूं, लेकिन हाँ भाई ऐसे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। और साथ में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप किसी भी तरह का सवाल क्या कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, चाहे वो एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन हो या जेईई मेन में, बोर्ड में, कहीं का भी क्वेश्चन हो, बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है। हमसे बोल दिया गया है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सिलेंडर है, ये क्या है भाई, सिलेंडर है। और हमसे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पर 2 1 प्लस एक्स आई कैप, ये दिया हुआ है। इस सरफेस का एरिया ऐसे ही दे दिया है, इस सरफेस का एरिया दे दिया है 2 मीटर स्क्वायर। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, इस सरफेस का, फ्लैट सरफेस का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और इसका भी उतना ही हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो सपोज 3 मीटर दी हुई है, लेंथ 3 मीटर दी हुई है। हमें बोला गया है चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर क्या होगा। सिंपल सवाल है, आप इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। चलिए आप सॉल्व करें, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन या खुद से की हुई मेहनत ही काम आती है, टीचर आपके लिए पढ़ाई नहीं करता। चलिए देखते हैं, देखें इधर, बताइए टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, टोटल फ्लक्स का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं सिलेंडर के लिए। बताओ क्या हुआ था उसमें, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, आई कैप में, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लेकिन मुझे जहाँ जहाँ चाहिए मैं वहीं पे शो कर रहा हूँ, है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मुझे जहाँ चाहिए वहीं पर। अच्छा बताओ, इस सरफेसेस के नाम मैं लिख देता हूँ, इसको सरफेस 1 बोल दिया, इसको सरफेस 2 बोल दिया, और ये जो कर्व्ड पार्ट है ना सिलेंडर का, उसको सरफेस 3 बोल दिया, सरफेस 3। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। क्यों हम फ्लक्स निकाल रहे हैं ये भी अभी समझ में आ जाएगा, क्यों फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा गया है चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब पूछा गया इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, जबकि हम निकाल क्या रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखो इधर सभी लोग ध्यान से देखें, बताओ इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हम किधर लेंगे, हमें बताया गया था, क्या बताया गया था भाई कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया क्या होता है, बॉडी से बाहर की तरफ। तो बताओ क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ लेंगे। मैग्नीट्यूड है कितना इस एरिया का, 2 है, 2 मीटर स्क्वायर अभी भी हमने लिखा था। वेक्टर के साथ, मतलब वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे भाई, -2i कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इसका एरिया, फ्लैट सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे, और एक्स जब चेंज नहीं होगा तो पूरे सरफेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी इस सरफेस पे, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, एक्स को 0 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2i कैप।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सरफेस की बात कर लेते हैं, इस सरफेस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, और पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि एक्स चेंज नहीं हो रहा है इस पूरे सरफेस के लिए। एक्स, इस पूरे सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्स को 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 2 8, बताओ कितना हो गया, ये हो गया 8 आई कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान, बहुत आसान। और बताओ, और बताओ, अगर हम एरिया की बात करें तो बताओ 2 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन हम किधर लेंगे, बॉडी से बाहर की तरफ, तो कैसा हो गया, राइट डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा 2 आई कैप। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एरिया हो गया 2 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 8 आई कैप। यहाँ पर एरिया हो गया -2 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया +2 आई कैप। अब अगर हम इस कर्व्ड सरफेस की बात करें, कर्व्ड सरफेस की, बताइए इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, और एरिया होगा कैसा जी, ऐसा। एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और सिलेंडर के लिए मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने एग्जांपल से भी समझाया था, बोतल लेके, है ना। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा कितना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस कर्व्ड पार्ट के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर जैसे ही हुआ, परपेंडिकुलर जैसे ही हुआ, तो एंगल हो गया 90, तो ई एस कॉस थीटा होता है ना फ्लक्स, तो थीटा कितना हो गया भाई 90, तो ई एस कॉस 90 0। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में परपेंडिकुलर है, तो मतलब फ्लक्स 0 हो गया। तो इस कर्व्ड पार्ट के लिए तो फ्लक्स होगा ही नहीं। तो टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें, टोटल फ्लक्स की बात करें, तो φ1 + φ2 + φ3, तो बताओ ये कितना हो गया। इसमें से हम क्या कह सकते हैं भाई, कि अपना जो φ3 है ये तो कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो φ1 + φ2 कितना हो जाएगा, तो बता दो यहाँ पर, ये है तो अपना क्या, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो φ1, तो बताओ φ1 की वैल्यू ये रहा ना, ये देखो क्या हो जाएगा, रे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आई कैप डॉट -2 आई कैप, तो कितना हो जाएगा, -4। और बता दो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, 8 और 2 दोनों का डॉट, तो कितना हो गया, +16, तो ये हो गया 12। यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, बताइए, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ। अब तुम देखो, मैं चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंथी जा रहा है और मुझे टाइम लग रहा है। नहीं तो ये सब सवाल बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। इतना लाल पीला हरा नीला करने की जरूरत नहीं है, बस 1 लाइन में 2 लाइन में आंसर आता है। तो बताओ गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स, वो होता है Q/ε0, Q/ε0। तो अगर मैं इस गॉस लॉ से फ्लक्स लिखता हूं तो Q/ε0, और ऐसे मैंने फ्लक्स निकाला कैसे जी, E.ds का इंटीग्रेशन से, जो हमारा फॉर्मूला था फ्लक्स का, तो हमारा फ्लक्स कितना आया, 12 आया। तो क्या मैं इन दोनों फ्लक्स को बराबर कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही तरीके से हम फ्लक्स ही निकाल रहे हैं। तो Q इन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12 × ε0। चाहे तो हम इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 × 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब। ये हो गया इसका चार्ज। ये चार्ज है जो कि क्या है, इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है या अंदर में है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी था ये। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा रहा हूँ मैं इसको, आप इसको पॉज करके नोट करें, ठीक है ना। एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।